आज की मेहमान है जो आज आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग करवाएंगी और आपकी सहायता करेंगे। शिल्पा, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और शिल्पा, सवाल लगातार आ रहे हैं दर्शकों के। पहला सवाल हम लेना चाहते हैं जहां पर एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से निवेश किया जा रहा है। नीलाकाश का सवाल है ये। इन्होंने कुछ एसआईपी शुरू कर रखी है बंधन के स्मॉल कैप फंड में, एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप ने 3,000 एंड 2,000 ये अपनी एसआईपीज को स्टेप अप भी करना चाहते हैं 10% से। और 18 से 20 साल का इनका जो है टाइम होराइजन है, लेकिन पिछले 4 साल से इन्होंने निवेश की शुरुआत कर रखी है। कुछ लमसम भी इनका निवेश है। ट्रस्ट के स्मॉल कैप फंड में 3 लाख रुपए, एचडीएफसी मिड कैप में 3 लाख रुपए और उसके बाद एसबीआई के गोल्ड फंड में 2 लाख रुपए लमसम निवेश किया हुआ है। लमसम निवेश कब से कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये अमाउंट है। और राइट, सो 18 से 20 साल में कितना इकट्ठा करना चाहते हैं उसकी जानकारी नहीं दी है इन्होंने हमें, क्योंकि वहाँ भी हम उनकी सहायता कर सकते थे कि आपका कॉर्पस अचीव होगा या नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक फंड स्पेसिफिक सलाह ही इनको दी जा सकती है। बताइएगा, जो इन्होंने एसआईपी के लिए फंड चुने हैं और जो लमसम कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग फंड हैं, अलग अलग एएमसी के फंड हैं, मार्केट कैप्स रिपीट कर रहे हैं ये लोग। ये अब बताइएगा कहाँ से निकला जाए और कहाँ कैसे बैलेंस किया जाए। कविता जी, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। नीलाकश जी को एक तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि वो 4 साल से निवेश कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम टोटल अमाउंट देखें कविता, तो इनका 8,000 पर मंथ अमाउंट एसआईपी निकल के आता है। और इसके अलावा ये जो लमसम अमाउंट्स इनके ऑलरेडी पार्क्ड हैं, वो टोटल 8 लाख बनते हैं हमारे। 6 लाख हमारे इक्विटी फंड्स में और 2 लाख एसबीआई गोल्ड फंड में। तो अभी इनके पास इनकी 20 साल की अवधि है, तो 16 साल और बाकी है। तो 8,000 की एसआईपी अगर वो कायम रखें और उसे 10% से स्टेप अप करें हर साल, तो ये जो अमाउंट है प्लस ये 8 लाख जो ऑलरेडी इनके पड़े हैं, ये कुल मिला के 1.24 करोड़ तक पहुंच सकते हैं 16 साल में। इसमें से कुछ 80 लाख इनकी एसआईपी से बन के आएगी और 45 लाख इनके करंट इन्वेस्टमेंट से आएंगे। अभी मेरा कहना है कि इनकी पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की एक्सपोजर थोड़ी ज्यादा है। और ये याद रखिएगा कि मिड और स्मॉल कैप का जो जोखिम है ये लार्ज कैप से काफी ज्यादा होता है। मिड और स्मॉल कैप में स्नूज पीरियड यानी कि 2-3 साल ऐसे होते हैं जहां नेगेटिव रिटर्न या ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न आता है, और फिर इनकी रिटर्न अचानक इनकी अपसाइड हमें दिखती है। तो ये देखा जाए तो इनकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है इनकी एसआईपीज में। बंधन स्मॉल कैप है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के थ्रू भी लार्ज स्मॉल और मिड कैप तीनों का इनको एक्सपोजर मिल रहा है। और इन्वेस्को में भी इन्होंने लार्ज एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर ले रखा है। तो मेरा कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लार्ज कैप का एक्सपोजर जरा बढ़ाइए एसआईपी में। तो अगर 8,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो इसमें से एटलीस्ट 2,000 से 3,000 रुपए आप एक प्लेन वेनिला लार्ज कैप में डालिएगा। आप एक निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, जैसे कि डीएसपी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या तो एचडीएफसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी कि एचडीएफसी कायम रखिए। ये एक अच्छा फंड है जिसमें आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है और साथ में मिड और स्मॉल कैप का भी। तो इसको जरूर आप कायम रखिए। इसके अलावा मैं कहूंगी इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में अभी एसआईपी थोड़ा कम कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका फ्लेक्सी कैप के थ्रू भी आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल ही रहा है। और बंधन स्मॉल कैप ये एक अच्छा फंड है। तो आपने जो ट्रस्ट स्मॉल कैप में लमसम रखा है, मैं कहूंगी उसको भी आप कंसोलिडेट करके बंधन स्मॉल कैप में लेके आइए। और बंधन स्मॉल कैप में एसआईपी चालू रखिए, लेकिन अभी फिलहाल 3,000, आपके 8,000 में से 3,000 की एसआईपी बंधन स्मॉल कैप में हो रही है। इसको आप कम कीजिए, इसको आप 10% तक लाइए, उससे ज्यादा आपको स्मॉल कैप में करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं कहूंगी आपका जो एसबीआई गोल्ड फंड है, ये फंड जो है इसको भी आप, इसकी एसआईपी भी आप चालू रखिए, क्योंकि एक 10% हम लोग गोल्ड में भी एलोकेशन रख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये जो 2 लाख एसबीआई गोल्ड फंड में है ये ठीक है। अभी इसमें भी आप अपनी 8,000 में से कुछ 10% एसबीआई गोल्ड फंड की तरफ लगाइए। कविता। चलिए, तो कुल मिला के ये सिचुएशन है आपके निवेश की। और नीलाकाश जी, अगर आप हमें सुन भी सकते हैं, तो अगर आपको कॉर्पस स्पेसिफिक सलाह चाहिए, अगर आपने कोई टारगेट फ्रेम कर रखा है जहन में, तो वो भी हमें डिटेल्स भेजिएगा ताकि हम बता पाएं कि वो अचीव होगा या नहीं होगा इस निवेश से। लेकिन बदलाव जो बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर ही अमल में लाइएगा। शिल्पा, अगला सवाल सुकुमार अदक जी का हम लेंगे।
आर्मी ऑफिसर हैं ये, और ये कह रहे हैं कि 13 साल में 2 करोड़ चाहिए। पोर्टफोलियो वैल्यू फिलहाल इनकी 19 लाख के आसपास है। 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, कनाडा बैंक का लार्ज मिड कैप भी इनके पास है। और ये इनका लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये आप ज़रा बताइएगा। इन्होंने समय काफ़ी दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि 2 CR अभी की करंट वैल्यू बता रहे हैं या 13 साल के बाद इनको 2 CR चाहिए, बिकॉज उस लिहाज से देखा जाए तो इन्हें अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा रखना पड़ेगा अगर इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे 13 साल में। बट फंड स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं क्या? जी कविता, बिल्कुल। तो पहले देखते हैं कि इनका, मैं लेके चल रही हूँ कि इनका लक्ष्य 2 करोड़ का है, कि इनको 13 साल में 2 करोड़ तक पहुंचना है। तो पहले जो ऑलरेडी इन्होंने इकट्ठा करके रखा है वो है 19.3 लैक्स। तो ये जो 19.3 लैक्स, ये ही आपका 85 लाख तक बन जाएगा 13 साल में, अगर हम इक्विटी के रिटर्न्स लेके चले। इसके अलावा जो आप 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और इसको भी अगर आप 10% से हर साल स्टेप अप करेंगे, तो कुल मिला के मतलब ये 19.3 लैक्स और आपकी एसआईपी दोनों मिला के आप एक 1.7 करोड़ नंबर तक पहुंच सकते हैं। यानी 30 लाख आपके लक्ष्य से कम हो सकता है अमाउंट। तो ये जो गैप है, इसको आप कैसे ब्रिज कर सकते हैं? अगर आप 15,000 से अपनी एसआईपी को 20,000 तक हर महीने कर दें, और उसको आप 10% से हर साल बढ़ाएं, तो आप कंफर्टेबली अपने 2 करोड़ नंबर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कविता, इनके लिए भी मैं कहूंगी कि इनका मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर काफी ज्यादा है। अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये दोनों फंड तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इनकी 15,000 की एसआईपी में से 3,500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जा रहा है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 जा रहा है। तो मैं कहूंगी दोनों का ना थोड़ा आप एसआईपी कम कीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, और एक लार्ज कैप इसमें जोड़िएगा। वापस एक निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का इंडेक्स फंड आप देख सकते हो। लार्ज कैप की अगर आपको एक्टिव फंड लेनी है, तो आप एचडीएफसी का लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप भी देख सकते हैं। तो एक लार्ज कैप फंड लाइएगा, और लार्ज कैप में अपनी जो एसआईपी है वो बढ़ाइएगा। तीसरा मैं कहूंगी आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, ये भी एक अच्छा फंड है। इसमें भी आपको लार्ज कैप की एक्सपोजर काफी मिल जाती है, और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप का भी। तो मैं कहूंगी कि लार्ज कैप और ये आपकी फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रखिए। आप आपके 15,000 में से एटलीस्ट 10,000 की एसआईपी इन दोनों फंड में जानी चाहिए। इनके अलावा बाकी जो मात्रा है उसको आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कंटिन्यू कीजिएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, उसमें कंटिन्यू कीजिएगा। और मैं कहूंगी थोड़ा गोल्ड और ग्लोबल का भी इसमें आप एक्सपोजर ला सकते हैं। गोल्ड में आप गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ ला सकते हैं अपनी एसआईपी में। और ग्लोबल इक्विटी की बात करें तो एक डीएसपी का यूएस स्पेसिफिक फंड है। फ्रैंकलिन का भी एक यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड आता है। इसके अलावा एडलवाइस का एक यूरोप डायनामिक फंड है। तो थोड़ा ग्लोबल भी देखिएगा कैसे आप एक्सपोजर ला सकते हैं। कविता। एक और सवाल लेंगे, और ये सवाल ये है आरपी शर्मा जी का। ये एनआरआई हैं। इन्होंने एचडीएफसी के कुछ फंड्स में निवेश कर रखा है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट भी है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई, पीएसयू, एचडीएफसी डिफेंस, एलआईसी इंडेक्स प्लस 2 ले रखे हैं इन्होंने। शायद यहाँ पर इन्होंने जो है रिव्यू तो करवाना ही है, बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड भी हैं खैर ये। लेकिन अब 50,000 रुपये और अपनी एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, और एनआरआई हैं। तो कौन सा अकाउंट एसआईपी के लिए सही होगा, एनआरओ या एनआरई, जानना चाहते हैं। टाइम होराइजन इज 10 ईयर्स, टारगेट इज 5 CR, 15 लाख पीपीएफ में है, 20 लाख ईपीएफ में भी हैं इनके। और इनको 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए वापस से डालने भी हैं। मतलब निवेश और भी करना है। जी। बताइएगा, बहुत फैला हुआ पोर्टफोलियो है, इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें? जी कविता, तो पहले तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी उनका 46,000 के आसपास एसआईपी है, और उनको और 50,000 डालने हैं। इन्होंने लगभग 1 लाख का हमें एक नंबर दिया है। तो अगर हम 1 लाख पर मंथ की एसआईपी लेके चलें, और 10% स्टेप अप लें, और 10 साल की अवधि लेके चलें, तो ये 3.2 करोड़ के आसपास अक्यूमुलेट कर सकते हैं 10 साल में। नाउ इसमें एक और एंगल है कि इनका पीपीएफ भी है और ईपीएफ भी है। तो अगर पीपीएफ में भी वो हर साल 1.5 लाख डालते रहे, और मान लीजिए कि ईपीएफ में अभी फर्दर कंट्रीब्यूशन नहीं करें,
तो इनका और भी बढ़ सकता है। 3.2 करोड़ हम सिर्फ एसआईपी की लेके चल रहे थे, 4.15 करोड़ तक ये 10 साल में पहुंच सकते हैं, पीपीएफ और ईपीएफ को भी मिला के। तो लेकिन अगर इनको 5 करोड़ तक पहुंचना है 10 साल में, तो इनको एसआईपी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, 1.3 लाख पर मंथ तक एसआईपी इनको करनी पड़ेगी। अब आते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात पे। एक तो लार्ज कैप एक्सपोजर इन्होंने लिया है, पर इन्होंने यूलिप के थ्रू लिया है कविता। ये इन्होंने एलआईसी की 2 इंडेक्स प्लस निफ्टी 50 फंड्स लिए हैं, और ये दोनों मेरे ख्याल से मेरे को यूलिप लग रहे हैं। यूलिप का जो के दो चैलेंजेस हैं कविता। एक है कि इसमें आपको इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और इससे क्या होता है कि या ना तो आपको इंश्योरेंस एडिक्वेट मिलता है, ना तो आपकी रिटर्न एडिक्वेट होती है। हाँ, ये जरूर आपका इंडेक्स में डाल रहा है, आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं तो कि वो रिटर्न को खींच लेता है। तो अगर हम इसमें एक्सपेंसेस देखें तो यूलिप्स में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं, एडमिन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, जीएसटी, और इन सभी के वजह से रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो मैं कहूंगी कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड के थ्रू क्यों ना करें। आप एक यूटीआई की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, आप एचडीएफसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और इनके थ्रू आप एक कंसोलिडेट करके एसआईपी वहां शुरू कीजिए। और यूलिप में लॉक इन भी रहता है 5 साल का। तो मैं कहूंगी ऑल इन ऑल यूलिप से निकल के आप एक सिंपल लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आइए। दूसरा मैं कहूंगी आपने थीमेटिक फंड्स में भी काफी इन्वेस्ट किया है। आपका एसबीआई का एक पीएसयू फंड है और एचडीएफसी का एक डिफेंस फंड है। इसको भी आप सेक्टोरली डाइवर्सिफाई कीजिए, आप कंसोलिडेट कर दीजिए। ये जो पैसे आप इसमें लगा रहे हैं, ये आप अपने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में लगाइएगा, तो उससे आपको फ्लेक्सी कैप में आपको लार्ज मिड का और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। इसके अलावा मैं कहूंगी आप अपना निप्पॉन स्मॉल कैप कायम रखिए। ये अच्छा फंड है। एचडीएफसी मिड कैप को भी कायम रखिए, लेकिन अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए। पर अभी क्या है, आपकी एसआईपी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, तो एलोकेशन कम कर दीजिए। इसको 10% के आसपास ही मिड कैप का एलोकेशन रखिए, और अपना स्मॉल कैप में भी 10% का एलोकेशन रखिए। इसके अलावा मैं कहूंगी कि गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर लाने के लिए आप एक गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड। गोल्ड सेविंग्स फंड लीजिए या एक सिल्वर सेविंग्स फंड लीजिए। आप मल्टी एसेट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये आप एक एक्स्ट्रा एक फंड आप इसमें जोड़ सकते हैं। और एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फंड लाइए। यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड हो सकता है, यूरोप का हो सकता है, वर्ल्ड इंडेक्स भी आजकल, वर्ल्ड एमएससीआई इंडेक्स के बेसिस पे भी बहुत सारे ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स हैं मार्केट में, तो उसमें भी एक 10% एक्सपोजर लीजिए आपके एसआईपी में कविता। इनका एक और पॉइंट है कविता, ये बोल रहे हैं कि ये एनआरआई हैं और उनको समझना है कि एनआरई या एनआरओ अकाउंट पकड़े। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है म्यूचुअल फंड्स में, कि आप एक फोलियो में सिर्फ एनआरई या एनआरओ दोनों अकाउंट नहीं जोड़ सकते, कोई एक अकाउंट आपको चुनना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर आपको अपनी फॉरेन इनकम इन्वेस्ट करनी है तो आप एनआरई चुनिए। अगर कोई डोमेस्टिक इनकम है, मान लीजिए आपका आपका कोई घर का रेंटल इनकम है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप जरूर अपना एनआरओ अकाउंट चुनिए। और राइट, चलिए इसी के साथ समय समाप्त हुआ। शिल्पा, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि नंबर्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, अपने सवाल भेज सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।